हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं दिसंबर मंथ की गाइस आपकी विजन की मैगजीन है, जिसमें हम दो ऑलरेडी पोर्शन कर चुके हैं। दैट इज़ योर पॉलिटी एंड गवर्नेंस। सेकंड टॉपिक इज़ ऑफ योर इंटरनेशनल रिलेशंस। आज हम कवर करेंगे गाइस इकोनॉमी का सेक्शंस में। दो टॉपिक्स कवर करेंगे इस वीडियो के तहत। गाइस, सबसे पहला जो टॉपिक्स आज इकोनॉमिक में हम करने जा रहे हैं, दैट इज स्टेट फिनेंसेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बहुत सारे, ध्यान से सुनना, बहुत सारी ऐसी टर्म्स आएंगी जिसमें कि आपको पता चलेगा इकोनॉमिक टर्म्स के बारे में भी, तो बहुत ध्यान से लेक्चर को सुनिएगा। देखो, सबसे पहले ना, न्यूज़ में क्यों रहा स्टेट फाइनेंसेस के बारे में हम पढ़ने ही क्यों जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर स्टेट फाइनेंसेस को लेकर ये है कि रिसेंटली आरबीआई ने अपनी एनुअल रिपोर्ट को निकाला है। हर साल जो रिपोर्ट निकालती है, इस साल भी निकाला है। 2023-24 की रिपोर्ट थी, स्टेट फाइनेंसेस अ स्टडी ऑफ बजट। ठीक है। अब इसकी रिपोर्ट का इस बार थीम है रेवेन्यू डायनामिक्स एंड फिस्कल कैपेसिटी ऑफ इंडियन स्टेट्स। कि इंडिया के स्टेट्स की, जितने भी इंडिया के स्टेट्स हैं, उनकी फिस्कल कैपेबिलिटी क्या है, उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी कैसी है, उनके रेवेन्यू डायनामिक्स कैसे चेंज हो रहे हैं या कैसे हैं, उनके बारे में ये रिपोर्ट है। ठीक है। रिपोर्ट की फाइंडिंग से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसकी तरफ हम ध्यान देते हैं। सबसे पहला टर्म है ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट के बारे में। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट का मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। फिस्कल डेफिसिट, अगर आपने कभी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स को गैस पढ़ा हो या नहीं भी पढ़ा, तो आज समझ लो कि क्या होता है ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। जब हम अपने टोटल खर्चे में से, यानी टोटल एक्सपेंडिचर में से, माइनस कर दें बोरोइंग्स अपनी। बोरोइंग का मतलब क्या है? रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग एसेट या आपके कैपिटल रिसीट्स। तो यहाँ पर ये सारी चीजें माइनस हो जाती हैं बेसिकली। तो अब हम क्या निकल लेते हैं? आपका ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट निकल जाता है। समझने की जरूरत यह है कि एक शब्द आया इसमें, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट क्या होता है। यानी कि वो रिसीट जो कि बोरोइंग नहीं है और कोई अल्टीमेटली किसी डेट को राइज नहीं कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पर रिकवरी ऑफ लोन्स की बात आती है, या हम किसी अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बेच रहे हैं उसकी बात आती है, तो वो सारे किसके अंदर आते हैं? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल के अंदर आते हैं। तो याद रखना, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल का मतलब है उधारी नहीं है। इसका मतलब ऐसी रिसीट है जहां पर आपने कुछ लोन को रिकवर करके पैसा कमाया हो, या किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बेच के पैसा कमाया हो। ठीक है। फिर एक शब्द आया नेट फिस्कल डेफिसिट। क्या होता है? इसमें सीधा सीधा है, एफडी को, फिस्कल ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट को माइनस कर दो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नेट लेंडिंग है उसमें से, तो आपको ये मिल जाएगा। तीसरा एक टर्म है जिसको हम कहते हैं टैक्स बायोंसी। ये सारे टर्म अभी इसमें यूज होने वाले हैं आर्टिकल में, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। टैक्स बायोंसी का मतलब है, बायोंसी का मतलब क्या होता है? किसी चीज का इंक्रीमेंट होना। जब जब रेवेन्यू बढ़ जाए, मान लो रेवेन्यू गवर्नमेंट का इतना बढ़ जाए, 1% से ज्यादा बढ़ जाए, किसके कैपेसिटी में या किसके रिस्पेक्ट में, किसके कंपैरिजन में? इंक्रीज इन जीडीपी के परफॉर्मेंस में या आपके नेशनल इनकम के परफॉर्मेंस में। अगर रेवेन्यू कलेक्शन गवर्नमेंट का ज़्यादा हो जाता है नेशनल इनकम की वजह से, उसके आउटपुट के बढ़ने से, है ना, जैसे मान लो 1% इंक्रीज हुआ आपके जीडीपी में, तो यानी कि 1% आपका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। इसी को कहते हैं टैक्स का बायोंट होना। अब आओ सिंपली रिपोर्ट के बारे में, इसकी की फाइंडिंग्स को समझते हैं। तो पहला इसमें टर्म आता है प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट के बारे में। देखो, स्टेट्स ने क्या करा, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट को कंसोलिडेट करा, ठीक है, टू जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसकी जो रेशियो है ना, वो डिक्लाइन हुई है। कितने परसेंट डिक्लाइन हुई है? 4.1% टू, जो पहले कभी हुआ करती थी 2.8%। ठीक है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर में कई सारी मॉडरेशन है, साथ साथ रेवेन्यू कलेक्शन आपका बढ़ा भी है। प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट का मतलब यही है। अच्छा, एक तो ये आपका फायदा हो गया। सेकंड, यहाँ रिपोर्ट ने बताया है कि कैपिटल आउटले इंक्रीज हुआ है। यानी कैपिटल आउटले का मतलब क्या है? कि आपने इस समय पर, यानी कि जब ये आपका 2023-24 वाला जो ईयर है, इसमें ना 42.6% बढ़ा है कैपिटल आउटले। यानी कि आपने असेट क्रिएट करे हैं नए नए। आपकी इकोनॉमिक आउटपुट पे इसी वजह से मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़ा है, इसकी वजह से आपका कैपिटल इंक्रीज हुआ है। ठीक है। तीसरी चीज है, जो स्टेट के टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है उसका क्या हुआ। तो यहाँ बता रहा है कि एंड ऑफ मार्च 2023, और अगर आप एंड ऑफ मार्च 2021 को देखोगे, तो डेट जीडीपी रेशियो जो होती है वो डिक्लाइन हुई है फ्रॉम 31% टू 27.5%। कह रहा कहीं ना कहीं ये किस वजह से हो पाया? क्योंकि स्टेट ने फिस्कल कंसोलिडेशन सही ढंग से किया है। अब आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, क्योंकि देखो हाउवर यहाँ बता रहा है कि वो इंक्रीज हुई है हायर देन 30% ऑफ जीएसडीपी, अगर आप ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के तहत उसको देखते हो तो।
तो सपोर्ट क्या है, मिलता है सेंटर से, इनको मिलता है हर 50 साल का इंटरेस्ट फ्री कैपेक्स लोन मिला है, जिसकी वजह से स्टेट्स का इंटरेस्ट बर्डन कम हो रहा है। फिर यहाँ कह रहा है नेट मार्केट बोरोविंग्स के बारे में। नेट मार्केट बोरोविंग के बारे में क्या कह रहा है कि जो स्टेट्स का डिपेंडेंस है नेट मार्केट बोरोविंग्स में, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहा है, इनमें सिग्निफिकेंटली पास से इंक्रीज होते हुए। और अगर आप 2023-24 में देखो तो डिक्लाइन भी कहीं कहीं पे करा गया है। एक शब्द को समझो ध्यान से, स्टेट की डिपेंडेंसी नेट मार्केट की बोरोविंग पर ये डिक्लाइन हुई है। क्यों? क्योंकि एज ए लोन्स फ्रॉम सेंटर हैज इंक्रीज, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, उनको दे रही है, लोन्स दे रही है, उनको मार्केट बोरोविंग पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना पड़ रहा। इसीलिए यहाँ पर वो कह रहा है कि डिक्लाइन हुआ है क्या, स्टेट्स का नेट मार्केट बोरोइंग। फिर टैक्स बायोंसी इंक्रीज की गई है, इस रिपोर्ट ने बताया कि भाई क्योंकि जीएसटी जब से लागू हुआ, टैक्स बायोंसी, टैक्स कलेक्शन अच्छा हो गया, आपकी इकोनॉमी जो है थोड़ी फॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, आपका टैक्स बेस इसकी वजह से बढ़ रहा है, इस वजह से हमारा देखा जा रहा है कि टैक्स बायोंसी में काफ़ी इंक्रीमेंट है। अब कमिटेड एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, कह रहा है देखो कमिटेड एक्सपेंडिचर का मतलब है इंटरेस्ट पेमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो पैसे लगते हैं, पेंशन के जो खर्चे हैं, ये सारे के सारे देखा जा रहा है कि जीडीपी के 4.5% के जितने दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये समझ आया रिपोर्ट ने क्या क्या बताया। अब आप ध्यान से सुनो, एक रिकमेंडेशन थी एनके सिंह कमेटी की, इसने क्या बोला था, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि एनके सिंह की कमेटी की रिपोर्ट अक्सर आपको कहीं ना कहीं आंसर में कोट करनी पड़ सकती है, डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है, इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखो जब जब हम डेट टू जीडीपी रेशियो को ना सेंटर और स्टेट की जब जब कंबाइन करते हैं, अब उसका मकसद क्या होता है कंबाइन करने का, कि ये 60% से नीचे नीचे आ जाए। 2023 में ऐसा रहा भी इवन, और 2000 आपके 40% सेंटर का एंड स्टेट्स का 20% था, कंप्राइजिंग 40% सेंटर का है और 20% इनका स्टेट्स का है, यानी कि 60%, 40+20। ठीक है, ये हुआ इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कितना होना चाहिए। अब ये बात कह रहे हैं कमेटी वाले, उन्होंने सजेशन किया कि एक एस्केप क्लॉजेस भी होते हैं, यानी कि आपको कुछ ऐसी सिचुएशन आएंगी जहां पर फिजिकल टारगेट आपका डिवेट करेगा ही करेगा, तो आप घबराना मत, क्योंकि कुछ ऐसे स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस होंगे, कुछ ऐसे स्पेशल सर्कमस्टांसेस होंगे, कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन होगी जहां ऐसा हो सकता है, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, चाहे वो वॉर के इम्पैक्ट की बात हो, या कोई ऐसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से भी अगर ऐसा होता है, तो आपको फिजिकल डिविएशन से घबराना नहीं है, क्योंकि वो होगा। अदरवाइज आपका जेट दोनों का अगर आप मिलाते हो सेंटर स्टेट का डेट टू जीडीपी रेशियो, तो वो इतना रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो हमें तो ये, चलो ये तो रिपोर्ट ने हमें बता दिया, हमने सुन लिया। अब हमें समझना ये है कि कंसर्न क्या है स्टेट फाइनेंसेस के साथ। वो सबसे पहली चीज है लो नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन, यानी कि जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो आपके 1% जीडीपी के अंडर रहना चाहिए। इन द लास्ट 10 years रहे भी हैं, कंपेयर टू अ रेशो ऑफ 10% और मोर इन कंट्रीज लाइक सिंगापुर, इजिप्ट और ईरान। तो लो क्या रहा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन बहुत पहले से कम रहा है। फिर डेवलप्ड एक्सपेंडिचर रिड्यूस हुए हैं, यानी कि जो एलोकेशन करा गया है एजुकेशन पे, स्पोर्ट्स पे, आर्ट एंड कल्चर पर, या नेचुरल कैलेमिटीज पर, या अर्बन डेवलपमेंट पे, या रूरल डेवलपमेंट, वो पहले से कम हुआ है। तो हम कैसे माने कि रिपोर्ट में सब चीजें बड़ी अच्छी अच्छी दिखाई दे रही हैं। फिर कहता है ओल्ड पेंशन स्कीम आप वापस से लेकर आए हो, कह रहा वापस से ओपीएस लाने का डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, किस पे बर्डन पड़ेगा, कह रहा स्टेट के फाइनेंसेस पर। स्टेट की कैपेसिटी इरोड होगी कि वो वापस कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई नया असेट क्रिएट ना कर पाए, होगी कि नहीं होगी। तो कह रहा कि ये कैसे ना मानो कि कंसर्न नहीं है, तो ये सारे के सारे क्या है, ये कंसर्न है। अच्छा एक छोटी सी चीज मैं आपको और दिखा दूं, क्योंकि हल्का सा आपसे पूछा जा सकता है नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज क्या होते हैं। तो लीज है, सेल है किसी नेचुरल रिसोर्सेज की, जैसे मिनरल्स है, तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू का सोर्स होता है। एक यूजर चार्जेस होते हैं, जैसे कोई इरिगेशन के लिए गवर्नमेंट पैसा लेती है, या कुछ इलेक्ट्रिसिटी लगाने हैं ना, सबके लिए जो होते हैं चार्जेस, उसको एक लॉटरी होती है। एक इंटरेस्ट रिसीट होती है जो आपको लोन के उसमें देनी पड़ती है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या कोई लोकल बॉडी, इंटरेस्ट रिसीट जो लोन की वजह से मिलता है वो भी होती है, उससे भी रेवेन्यू एक जनरेट होता है। अब नेक्स्ट कंसर्न है कि क्योंकि सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट रिवर्ट किया उन्होंने ओपीएस पे फ्रॉम एनपीएस, तो क्यूमुलेटिव फिस्कल बर्डन की जो स्ट्रेंथ है एनपीएस की, एनपीएस की भी ज़्यादा हाई हो गई, इज आई एज हाई एज 4.5 टाइम दैट ऑफ एनपीएस। सोचो आप। फिर प्रिकेरियस फिस्कल सिचुएशन है, यानी कि अगर आप कुछ फर्दर कुछ ऐसे प्रोविजंस लेकर आए, नॉन मेरिट गुड्स एंड सर्विसेज के सब्सिडी लेकर आए, या ट्रांसफर या गारंटी, ये सारी की सारी क्या करेंगी, फिस्कल सिचुएशन को खराब करेंगी। ओवरऑल फिस्कल कंसोलिडेशन खराब हो सकता है।
आपके इन लास्ट 10 ईयर्स से 22 ईयर्स की बातें कर रहा है। तो कह रहा देखो इतना ज़्यादा खुश होने की वजह भी नहीं है, कहीं कहीं पर अभी छूट भी जा रही है। अब कह रहा है लेकिन क्या ये समस्या इतनी बड़ी है कि सुलझाई नहीं जा सकती? तो नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत तरीके हैं जिससे कि हम स्टेट फिनेंसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसका पहला जवाब है कि अगर हम नॉन नॉन टैक्स रेवेन्यू को इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ बोलता है थ्रू रिवीजन ऑफ यूजर चार्जेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, वाटर या दूसरी पब्लिक सर्विसेज, अगर रॉयल्टीज है या माइनिंग कहीं से आ रही है या असेट का मोनेटाइजेशन हो रहा है, इसको इन्हांस कर दो आप। ठीक है, फिजिकल कंसोलिडेशन में हेल्प करेगा। सेकंड, स्टेट फाइनेंस अपने इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं कि वो इस चीज़ पे बड़ी ही बारीक नज़र रखें कि क्यों रेवेन्यू लॉस हो रहा है, और अगर वजह वो इलीगल माइनिंग है तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी जैसे कि जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का मदद लेकर या ड्रोन सर्वेयर्स लेकर इस चीज़ को कर्ब करें कि वो इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज़ को वहीं रोक दें। फिर तीसरी चीज कहता है कि ट्रांसफर जो हो वो परफॉर्मेंस बेस्ड हो, यानी जो फाइनेंस कमीशन है वो अपना रिकमेंड करे कि इंक्रीज हो शेयर कंडीशनल ट्रांसफर्स के, चाहे आपके रिफॉर्म्स हैं, चाहे क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर पे है, चाहे फिजिकल सस्टेनेबिलिटी है। एक हेल्दी कंपटीशन रहे आपस में स्टेट्स का, अपनी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी इनकी वजह से इंक्रीज हो। तो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का मतलब है डिस्पर्स किया जाता है उन स्टेट्स को जो कि असेस करते हैं टू हैव हाई रेवेन्यू डेफिसिट एंड ऑल, ये सब देखने के लिए। फिर फिजिकल कैपेसिटी की एनहांस करनी पड़ेगी। कह रहे हैं आप अनएंटरप्रेन्योर एफिशिएंट डिलीवरी करो सोशल, इकोनॉमिक एंड जनरल सर्विसेज की लोगों की तरफ, और अपग्रेड करो फिजिकल एंड आपके ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी को एनहांस कर दो आप। फिर कहता है स्ट्रीमलाइनिंग फंड ट्रांसफर्स फॉर एफिशिएंट गवर्नेंस। कह रहा है एक काम और बहुत अच्छा कर लो। कह रहा है क्या? अपनी बैंकिंग रेगुलेशंस अरेंजमेंट्स को बहुत अच्छा कर लो, अपनी कैश मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को बढ़ा दो, ताकि गवर्नमेंट के फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छे से इस्तेमाल हो और पेमेंट ऑब्लिगेशन टाइमली जाए। फ्रेगमेंटेड चल, चाहे आपको अगर लग रहा है कि नहीं बात बन रही, तो फ्रेगमेंटेड बैंकिंग अरेंजमेंट कर लो। अब ये वर्ड समझ लो, फ्रेगमेंटेड बैंकिंग अरेंजमेंट, ये याद रखना है। इसका मतलब है मल्टीपल अकाउंट्स आप चालू करो, मेंटेन करो, रेवेन्यू कलेक्ट करो उनमें, और स्पेंड करो एजेंसीज में जो आपकी ऑटोनोमस हैं, स्टैट्यूटरी हैं। इससे पता है क्या होगा? कैन रिजल्ट इन इनएफिशिएंट कैश मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो ये सब समस्या आ सकती है आपसे फ्रेगमेंटेड बैंकिंग अरेंजमेंट की वजह से। कह रहा है यहाँ पे काउंटर करो, यहाँ पे ऐसी समस्याओं को दूर करो। तो क्या करना है हमें? ये अभी इनएफिशिएंट वाला काम हो रहा है, एफिशिएंट की तरफ चलना है। फिर क्लाइमेट फाइनेंस की तरफ ध्यान देना है, ताकि हमारे क्लाइमेट गोल्स, एसडीजी गोल्स, अल्टीमेटली तो हमें 2030 तक पहुंचना है। तो आज से ही प्लानिंग जरूरी है। ठीक है, अब ध्यान रखो इसमें एक शब्द आया फिजिकल कैपेसिटी, जिसका मतलब क्या है? स्टेट गवर्नमेंट की ये एबिलिटी कि वो एक्सपेंडिचर को टाइमली रेवेन्यू रिसीट वगैरह में मीट कर पाए। फिजिकल कैपेसिटी का मतलब ये है कि वो अपने एक्सपेंडिचर, अपने खर्चों को मीट कर पाए अपने ही रेवेन्यू रिसीट की वजह से। अपने ही रेवेन्यू रिसीट से मतलब इतना पैसा हो, तो सेविंग आपकी है, जितना पैसा आप कमा रहे हो उतना ही खर्चा भी करो, उससे ज़्यादा ना हो जाए। करंटली स्टेट फाइनेंस क्या कर रहा है? ओनली 58% ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फ्रॉम देयर ओन गवर्नमेंट सोर्सेस। सोचो तो फिजिकल कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी, कैसे कंट्रीब्यूट होगी? आप लोअर शेयर रखो एग्रीकल्चर जीएसडीपी का, हायर पर कैपिटा इनकम बढ़ाओ, हाई एजुकेशन लेवल बढ़ाओ, इन्फ्लेशन को कम करो, कम करो, करप्शन को बिल्कुल रोक दो, शेडो इकोनॉमी का साइज खत्म करते जाओ, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की तरफ बढ़ो। इन सब से रास्ते निकलेंगे आपकी फिजिकल कंसोलिडेशन की तरफ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं गाइस, दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक शब्द निकाला, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का 5th अमेंडमेंट करके निकाला, और वहीं पे बोला कि जो इसका सेक्शन 55 है उसमें कुछ चीज़ों में जो पार्ट्स है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस में हम कुछ देखते हैं। अब देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एक्ट बनाने की वजह क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में? तो पहली चीज़ है एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करना। दूसरी बात है प्रमोशन करना एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। तीसरी चीज़ है प्रमोशन करना इन्वेस्टमेंट का, डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेज के थ्रू इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो। फिर डेवलप करो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को, और अच्छा डेवलप कर जाओ। कह रहे ये 5 वजहों की वजह से हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए हैं और उसके एक्ट को तैयार करा है, ताकि ये सब चीज़ें का प्रमोशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाए। अब अमेंडमेंट रूल में ये अलाउ करा गया है, डिमार्केट करा गया है पोर्शन ऑफ बिल्ट अप एरिया इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है नॉन प्रोसेसिंग एरिया सब्जेक्ट टू कंडीशन इंक्लूडिंग रिपेमेंट ऑफ टैक्स कंसेशन, ये सारा कुछ है। समझो प्रोसेसिंग एरिया इन ऐसे
इन एन SEZ क्या होता है? जब आप किसी भी गुड्स एंड रेंडरिंग कर रहे होते हैं सर्विसेज के मैन्युफैक्चरिंग में, तब यूज़ होता है। नॉन प्रोसेसिंग एरिया इज़ फॉर सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए करा जाता है। तो प्रोसेसिंग एरिया क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोसेस करने की बात है, मैन्युफैक्चर करने की बात है। नॉन प्रोसेसिंग की क्या बात है? इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करना। ये दोनों टर्म्स आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आती हैं। अब मान लो आपको डिमार्केट करना हो नॉन प्रोसेसिंग एरिया को, तो शैल नॉट बी अलाउड इफ इट्स रिजल्ट इन डिक्रीजिंग द प्रोसेसिंग एरिया। ये भी ध्यान रखना। कह रहा मान लो आप कह रहे हो जी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है हमें, नॉन प्रोसेसिंग एरिया दो हमें, तो वो इस कॉस्ट पे कभी नहीं दिया जाएगा आपको कि वो बिल्कुल ही खत्म कर दे प्रोसेसिंग एरिया को या 50% से भी ज़्यादा कम कर दे। तो ऐसा नहीं किया जाता। बिजनेस जितने भी इंक्लूड होंगे नॉन प्रोसेसिंग एरिया में, वो पूरा चेक करेंगे कि वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बनने लायक है भी या नहीं है। अब देखो इस अमेंडमेंट की ज़रूरत क्यों थी, क्यों कर रहे हैं अमेंडमेंट? ताकि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े बिजनेसमैन की। वो अपने इंटरेस्ट देखो, डेवलपर और SEZ दोनों के, आपके ऑक्यूपायर्स और डेवलपर दोनों के इंटरेस्ट बचें, बेटर यूटिलाइजेशन हो डाइवर्सिफाइड सेट ऑफ इसका। अब समझना ये है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगर कोई चीज़ बन जाती है तो उसमें होता क्या है, किस जगह को या किस टेरिटरी को हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन कह रहे हैं? कह रहा वो ऐसा एरिया डिलिनेटेड ड्यूटी फ्री इंक्लेव, यानी कि कोई फॉरेन टेरिटरी का बंदा है, वो ट्रेड ऑपरेशंस कर सकता है, ड्यूटी टैरिफ वगैरह उसकी कर दी जाती हैं। कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कोई पब्लिक, कोई स्टेट गवर्नमेंट अपना सेटअप कर सकता है SEZ। लेकिन ध्यान रखना, SEZ हैव एस्टेब्लिश इन सेवरल कंट्रीज में हो रखे हैं, चाहे वो चाइना है, इंडिया है, जॉर्डन है। अभी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन किस किस कंट्रीज में बने हैं, तो याद रखना है चाइना, इंडिया, जॉर्डन, पोलैंड, कजाकिस्तान, फिलीपींस, रशिया, सब में है। फिर यहाँ पे इसके एक्ट में कुछ कुछ चेंजेस आए, रूल्स कुछ रेगुलेशंस बने। तो एक्ट एंड रूल्स प्रोवाइडेड द बेसिक फ्रेमवर्क देते हैं, बेसिकली सिंप्लीफिकेशंस करते हैं प्रोसीजर्स का। तो SEZ वो एरिया है जिसमें जोन टाइप्स, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, फ्री जोन्स, ये सारे के सारे जोन्स क्रिएट कर दिए जाते हैं। प्रेजेंटली हमने देखा है 276 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं। टोटल एक्सपोर्ट इसका इतना बन रहा है $155.8 बिलियन 2022-23 में, ऐसे ऐसे इन्होंने कर रखा है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं इंडिया में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगर है तो उसमें चैलेंजेस भी बने हुए हैं। कह रहा पहला चैलेंज है पॉलिसी रिवर्सल। इनिशियल बहुत इंक्रीज हुए स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2005 में, तो बहुत आया। आफ्टर 2005 तो ओहो, मतलब बड़े इंक्रीज हुए। लेकिन आफ्टर 2005 क्या हुआ, थोड़ा न्यूट्रलाइज होने लगे क्योंकि सस्टेन इंसेंटिव नहीं आ रहे थे यूनिट से, विड्रॉ करने लग गए बहुत से इंसेंटिव लोग। एग्जेम्पशन जो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स वगैरह दिया जाता था, ये सब कम करा गया। अब एक शब्द आया है गाइस, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। अब आपको इसका मतलब समझना है कि मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स क्या होता है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स एक तरह का डायरेक्ट टैक्स का ही प्रोविजन लॉ है, जिसमें कंपनीज को टैक्स लिमिट करके, एग्जेम्प्ट करके मिनिमम अमाउंट कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि मिनिमम टैक्सेशन लेवल डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज पे लगे। समझ रहे हो, ये सब करा गया। अब क्या हुआ, 2011-12 में एग्जेम्प्ट करना पड़ा मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अब इससे क्या हुआ, इंडिया में SEZ का कॉन्सेप्ट में नीचे नीचे गिरने लगा, वीकेंड हो गया। क्यों? क्योंकि पॉलिसी रिवर्सल था और वहाँ पे लोग न्यूट्रलाइजेशन भी कर रहे थे, काफ़ी न्यूट्रल चीज़ें हो गई थी। सेकेंड चीज़ थी अनयूटिलाइज लैंड की समस्या। कह रहा पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट उठाओ 21-22, उसमें पाया गया कि 52% ऐसे लैंड अलॉटेड किए गए हैं SEZ के नाम पे, जो बिल्कुल ऐसे ही खाली पड़े हुए हैं, आइडल पड़े हुए हैं। तो कमेटी ने बताया कि भैया ये जो लैंड पार्सल्स पड़े हैं, इसका क्या होगा, फ्रेगमेंट मोर्टगेजिंग करो या इसका कुछ ना कुछ तो लैंड पब्लिक को या पब्लिक यूज के लेकर लेकर आओ। समझ रहे हो, तो ये सब करा गया। फिर एब्सेंस है यहाँ पर सिंगल विंडो क्लियरेंस की, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजरल इशू बहुत है, मन ही नहीं करेगा आपका करवाने का। तो कह रहा है इसीलिए सीखो, थोड़ी चीज़ें ना बाहर से भी सीख लेनी चाहिए। लर्निंग इज अ प्रिंसिपल। लर्निंग आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ का ध्यान रखना, आप जब तक जियो लर्न करते रहो, तो आप जिंदा हो। इसका मतलब लर्न करना, जिस दिन छूटे समझ जाओ आज मरण डे है हमारा। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन चाइना वर्सेस इंडिया किया हुआ है। देखो इंडिया में इसका साइज अलॉट नहीं करा जाता लैंड वगैरह। चाइना के अंदर SEZ के बिग एक्यूमुलेटेड इट्स 100 ऑफ एकर्स लैंड को अच्छे से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है, अलॉट करे हुए हैं, एक्यूमुलेट करा हुआ है। लोकेशन देखो, चाइना में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं वो ज़्यादातर कोस्ट या ट्रेड फ्रेंडली लोकेशंस पर होते हैं। हांगकांग पे बेटर फैसिलिटेशन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का तो वहाँ लगा दिया। इंडिया में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेबर लॉस की बात करोगे तो फॉरेन कंपनी चाइना का जो है वो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी उनके लेबर लॉस में, इंडिया में नहीं है इतनी।
इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में एसिड जो चाइना का वो वेल कनेक्टेड है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट है। इंडिया में ये सब चीज़ों का लैकनेस है। आप समझो हमारे यहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कॉन्सेप्ट फेलियर क्यों हो जाता है। आप दूसरी कंट्रीज को देख के अपने आप को कंपेयर कर लो, कहाँ कहाँ पे आपके लूप होल्स है, उससे सीखो। उससे कंपेयर करके दुखी नहीं हो जाना कि हम चाइना प्रोटेस्ट में चले जाएंगे। हम सीखें कहीं जगह से, कई बार हमें अपने दुश्मन से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर डोमेस्टिक सेल्स की बात आ गई कि कंपनीज ऑपरेटिंग विद इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, उसको आप क्या करते हो, डोमेस्टिक मार्केट में भेज दिया जाता है। ऑनली जो भी पेमेंट उसकी एप्लीकेबल ड्यूटी वगैरह लगा के, इससे डोमेस्टिक मार्केट को ही आप धक्का दे देते हो। फिर वर्ल्ड ट्रेड नॉर्म से, जो आपके ऑर्गेनाइज WTO के नॉर्म्स है, उसमें हमेशा डिबेट रहती है। इंडिया ने इवन अपील भी करा कि अपीलेट बॉडी को बोला कि हमारे अगेंस्ट रूलिंग करते हो, बट वो एक है बात आ गई प्रोहिबिटेड, हमारे को सब्सिडीज वगैरह देनी बंद हो गई थी। दूसरे इशू क्या है, लैंड एक्विजिशन का रेजिस्टेंस है। कई सारे बिजनेस यूनिट जो आसियान नेशंस के हैं वो बेटर फिस्कल बेनिफिट्स कर रहे हैं। ये सारी बातें हैं। तो वे अहेड में बोला जा रहा है रिकमेंडेशन बाय ऑफ या बाबा कल्याणी कमेटी। इसमें क्या बोला है, कॉम्पिटिटिवनेस को एनहांस करना, ऐसा इकोसिस्टम इनेबल करना जिससे कि फंडिंग बढ़े, हाई स्पीड मल्टी मोबिलिटी मॉडल कनेक्टिविटी बढ़े, माइग्रेशन हो फ्रॉम एक्सपोर्ट फोकस इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ताकि ब्रॉड बेस्ड एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए। फॉर्मुलेशन करना है सेपरेट रूल्स का, प्रोसीजर्स का, ग्रांटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एक तैयार करना है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आर्बिट्रेशन बिठाओ, कमर्शियल कोर्ट बिठा के आप लो, रिकमेंडेशन मानो आप बाबा कल्याणी कमेटी की। आपके जो प्रोसीजरल इश्यूज है उसको खत्म करो ना, क्यों लेके बैठे हुए हो। रिलैक्सेशन दो डेवलपर्स को, टेनेंट्स को, इंसेंटिव देना शुरू करो, रिमूवल जो की है वहां से दो इकोनॉमिक, ताकि आपके डोमेस्टिक मार्केट मैन्युफैक्चरिंग ये सब बढ़े। तो जो भी एरिया आउटसाइड ऐसी रेट्स के आ रहे हैं उनको कस्टम बॉन्डेड जोन में बांध दो, जैसे DTA कहते हैं। फिर ऑप्टिमल आपका लिटिल आपका यूटिलाइजेशन, वैकेंट लैंड जितने भी वैकेंट लैंड पड़े हैं उसमें आप कुछ भी करके उसमें से ना, जो स्पेसिफिक सेक्टर जो भी है, सेक्टर स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट पे उसको हटाते चलो। उसके बाद रैशनलाइजेशन करना है एग्जिस्टिंग मॉडल का, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का, इंटीग्रेट कर दो, PLI ले आओ, आपका प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स बना दो, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस, इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करो आप इस तरह से। कहना देखो, जो कंस्ट्रेंट पैदा किए ना उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके इंडियन इकोनॉमी को फोस्टर करो, बढ़ाओ उसको। ठीक है। डायस्पोरा फाइनेंसिस गाइस कल करेंगे, आज के लिए बहुत है, इसको ध्यान से समझते हुए करना। इफ यू गॉट एनी डाउट प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक शेयर एंड PM Pathshala to all your friends, among all your friends. Do like, share and subscribe to PM Pathshala. Have a nice day to all.